वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। आप जानते होंगे कि डीजेएस के लिए हम एक दिल्ली जुडिशरी के लिए हम एक सीएलके की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं सीएलके का सिर्फ केस लॉ वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इसके पहले अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इसके पहले मैं तीन वीडियोस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें मैं जनवरी, फरवरी, मार्च के केसेस डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे? अप्रैल और मई के केसेस दोनों वी विल बी डिस्कसिंग हियर टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली चीज या पहला केस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सुनील कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में हुआ क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझाई थी कि जब भी आप कोई इक्वालिटी का कंसेप्ट क्लेम करने आते हैं, आर्टिकल 14 में अगर आप इक्वालिटी मांग रहे हैं तो आप इलीगल मैटर्स पे इक्वालिटी नहीं मांग सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोगों ने किसी गलत चीज का बेनिफिट उठा लिया है तो अब आप भी वही सेम चीज मांगते हुए नहीं आ सकते हैं, बोलते हुए कि भाई मेरे पास तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का राइट है। ऐसा कतई नहीं हो सकता। इस केस में हुआ क्या था? एक स्कूल टीचर थे, उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी डिग्री प्राप्त की थी। तो एक सर्कुलर आया जिसमें बात कही गई थी कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर डिस्टेंस एजुकेशन है तो यू विल नॉट बी अलाउड। अब उस बेसिस पे उनको डिसमिस कर दिया गया। अब उनका कहना था कि भाई मुझसे पहले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि ये सही है, ये जो डायरेक्शन दिया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन वालों को हम मना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी वैलिड होल्ड कर दिया है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कुछ लोगों को तो अभी भी सेम पोजीशन मिली हुई है। तो आई शुड ऑल्सो बी गिवन इक्वालिटी और मुझे भी कंटिन्यू करने देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गलत काम हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो गलत काम कर सकते हैं क्लेमिंग इक्वालिटी। इसीलिए देखो, नो इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ इलीगैलिटी, सुप्रीम कोर्ट डिनाइड रिलीफ टू स्कूल टीचर डिसमिस्ड फॉर डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन इन दिस केस। देन प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भाई बहन थे, एक भाई दो बहनें। अब उनके पार्टीशन का, उनके बीच में प्रॉपर्टी के डिवीजन का सूट चल रहा था। तब एक बहन ने क्या किया, अपना हिस्सा भी उठा के अपने भाई के नाम पे दे दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या दूसरी बहन का भी पार्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा? कोर्ट ने कहा नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज सूट में आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सेटल करना चाहते हैं, जो आपको कहा मिलता है सीपीसी के अंदर, कॉम्प्रोमाइज सूट सीपीसी ऑर्डर नंबर 23 रूल 3, अगर आपको ये इन्वोक करना है तो वहां पे सारे पार्टीज की कंसेंट लगती है। सिर्फ अगर मल्टीपल पार्टीज है, मान लो 3 पार्टीज एक सूट में, उनमें से सिर्फ 2 कंसेंट कर दे, एक कंसेंट करे ही ना, उससे कुछ नहीं होगा। उसके बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज डिक्री वर्क नहीं कर सकती है। So in this case, it was held that the settlement deed in a partition suit must include written consent of all the parties. सारी पार्टीज की कंसेंट जरूरी है, सिर्फ एक व्यक्ति के कंसेंट देने से कुछ नहीं होगा। Then the next case is of गद्दीपति दिविजय and others versus पथुरी साम्राज्यम and others. अब इस केस में क्या हुआ? देखिए, जब भी आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, ठीक, तो वो जरूरी होता है कि आप पहले अपना पार्ट परफॉर्म करें, फिर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, उसके बाद आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक इंसान की प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को बेच दी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि एग्जीक्यूशन कब करवाया जाएगा? जब 3 महीने के अंदर जिस पार्टी ने प्रॉपर्टी बेची है वो उसको जब ये करवा देंगे, नफ्ती करवा देंगे उसकी, उसके 3 महीने के बाद एग्जीक्यूशन होगा और बाकी बचा हुआ पैसा सामने वाला आपको दे देगा। अब जिसने प्रॉपर्टी बेची थी, क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हुई तो उसके एलार्स आए। उसके एलार्स ने कहा कि क्योंकि सामने वाले ने बचा हुआ कंसिडरेशन पे नहीं किया है तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और हमें प्रॉपर्टी वापस दिलाना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा? जब आएगा जब पहले आप अपना पार्ट परफॉर्म करो। आपने अपना पार्ट तो परफॉर्म किया ही नहीं, क्योंकि आपके अगर जिस पर्सन, जो डिसीज पर्सन है, जिसके आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको क्या करवाना था? उसको लैंड की नफ्ती करानी थी। उसने जब तक अपना पार्ट नहीं परफॉर्म किया है तब तक ये नहीं बोल सकते कि भाई सामने वाले ने अपना पार्ट क्यों नहीं परफॉर्म किया। पहले आप वो नफ्ती कराओगे, उसके 3 महीने के अंदर अगर वो बाकी बचा हुआ आपको कंसिडरेशन नहीं देता है, then only you can say that the contract has ended.
बट अभी जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक आप अपना ही पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप सामने वाले से प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। इनफैक्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। सो पार्टी कांट क्लेम टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स नॉट डन। जब आपने पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया, द सेलिंग पार्टी हैज नॉट डन हिज और हर पार्ट, टिल दैट टाइम टाइम विल नॉट बिकम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इस केस में बोला गया था। देन नेक्स्ट केस इज ऑफ जितेंद्र कुमार रोड़े वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ, कन्विक्शन लोअर कोर्ट ने कर दिया इनका, ठीक है। अब जब कन्विक्शन हुआ तो ये अपील में चले गए, ऑब्वियसली बात है, कुछ ऑफेंसेस किए थे आईपीसी के, उसके अगेंस्ट इनका कन्विक्शन हुआ, फिर ये गए अपील में। अब जब ये अपील में पहुंचे तो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए कि भाई जो भी आपके सामने जो ट्रायल चला है उसके रिकॉर्ड्स भेज दीजिए। ट्रायल कोर्ट ने कहा भेजते हैं, बहुत टाइम तक ट्रायल कोर्ट ताड़ता रहा। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स गुम चुके हैं, जो भी एविडेंसेस थे, जो भी रिकॉर्ड्स थे, सब कुछ गुम चुके हैं। तब हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे फिर से उस कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया। तो अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा वायलेशन हो गया आर्टिकल 21 का। एक जो पर्सन है, जो अक्यूज पर्सन है, उसके राइट का आपने वायलेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फेयर ट्रायल तो हुआ ही नहीं। अगर कोई भी बंदा अपील में आता है तो वो क्यों आता है कि भाई अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट से इरेगुलरिटी हुई है, कोई भी गलत कुछ चीज छूट गई है, कोई भी गलत डिसीजन आ गया है किसी कारणवश ट्रायल कोर्ट से, तो वही चेक करेगा ना अपीलेट कोर्ट। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट ने वो चेक किए बिना ही ऐसे ही मैकेनिकली जो ट्रायल कोर्ट ने होल्ड किया वही का वही होल्ड कर दिया, तो फिर ये फेयर ट्रायल के रूल को वायलेट करेगा, आर्टिकल 21 के राइट को वायलेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला, डांटते हुए बोला हाई कोर्ट को कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके पास जरूरी है कि आप ट्रायल कोर्ट से सारे एविडेंसेस मंगवाओ, ट्रायल कोर्ट के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाओ और उसके बाद ही आप कन्विक्शन को अपहोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। सो कन्विक्शन कैन नॉट बी अपहेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के एविडेंसेस के बिना, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स के बिना कन्विक्शन को अपहोल्ड नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। देन The next case is of Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan. अब देखो इसमें फैमिली लॉ का केस है, ऑल्दो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का सवाल है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डीजेएस के लिए, क्योंकि आर्टिकल 142 क्लॉज 1 की बात की गई है। सेक्शन 13 जब पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वो एक ग्राउंड अलाउ करता है, बहुत सारे ग्राउंड अलाउ करता है आपको डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन उसमें एक ग्राउंड नहीं है, दैट इज इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या होता है, जहां पे शादी इस प्रकार टूट चुकी है, किसी पार्टी की कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही हस्बैंड की ना ही वाइफ की, कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनकी शादी इस प्रकार टूट चुकी है कि भाई उनको साथ रहना ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट आता है कि आपकी शादी इस प्रकार टूट चुकी है दैट देयर इज नो रिट्रीविंग पॉइंट फॉर यू गाइस। तो उस सिचुएशन में उसका कोई ग्राउंड नहीं है सेक्शन 13 में। तब ये सवाल आया कोर्ट के सामने कि क्या डाइवोर्स दे सकते हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि एचएमए तो ये अलाउ नहीं करता है। अब यहाँ पे पार्टी 20-25 साल से अलग रह रही थी, कोर्ट ने बोला कि देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे पार्टीज हैव रीच्ड टू दैट लेवल, तो वहां पे अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके, भले ही सेक्शन 13 में पावर नहीं दी गई, पर अपनी 142 क्लॉज 1 की पावर यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर्ट दे सकता है डाइवोर्स, इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पे डाइवोर्स दे सकता है। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज डिस्कस की गई थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बट ये चीज भी डिस्कस की गई थी कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स में 6 मंथ्स का, वो भी वेव किया जाता है। तो डीजेएस के लिए अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डीजेएस के लिए लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि 142 क्लॉज 1 की पावर यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे भी डाइवोर्स कोर्ट ग्रांट कर सकता है। देन द नेक्स्ट केस इज ऑफ जुगबीर सिंह जसबीर सिंह जसबीर एंड अदर्स वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अदर्स। अब देखो यहाँ पे सवाल है कि आया कि क्या अक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल मांग सकता है अगर चार्जशीट इनकम्प्लीट है मियरली बिकॉज एक सैंक्शन नहीं मिला है, तो क्या अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट डिफॉल्ट बेल। कोर्ट ने कहा कि सैंक्शन मिला है या नहीं मिला है, ये इस स्टेज का क्वेश्चन है ही नहीं, चार्जशीट फाइल करते टाइम का
क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ रेज हो सकता है? जब कॉग्निजेंस ले लेगा, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, जब ट्रायल होगा, तब कोर्ट के सामने ये मैटर उठाया जा सकता है कि चार्जशीट इनकम्प्लीट थी क्योंकि सैंक्शन नहीं लिया गया। अभी आप इस ग्राउंड के बेसिस पर डिफॉल्ट बेल नहीं मांग सकते हो, सिर्फ इस ग्राउंड के बेसिस पे। आपके पास अगर दूसरा ग्राउंड है डिफॉल्ट बेल मांगने का, जिसपे डिफॉल्ट बेल ले सकते हो, भाई ले लो, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे यू विल नॉट बी ग्रांटेड डिफॉल्ट बेल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही स्टेज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कब रेज किया जाएगा? जब कॉग्निजेंस स्टार्ट होगा, तो कॉग्निजेंस लेने वाला कोर्ट ये मैटर डिसाइड करेगा। देन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब इस केस में जो बुल कार्टिंग है, बुल कार्ट रेसिंग है, जलीकट्टू है, कंबाला है, इन स्पोर्ट्स को वापस से चैलेंज किया गया था। पहले भी ये चैलेंज हो चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, इनको इनके ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू इनको वापस से स्टार्ट कर दिया गया। अब कोर्ट के सामने वापस से यही सवाल आया कि भाई ये तो वॉयलेशन है, आपके आर्टिकल 15(1)(a)(g) एंड जे का वॉयलेशन है, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनडायरेक्टली किया है, कलरेबल लेजिस्लेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है कलरेबल लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा कि हमने लेजिस्लेचर पे छोड़ा हुआ था, हम ऑलरेडी कह चुके थे इनवैलिड है, फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया था कि अगर आपके कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए जरूरी है तो आप कर सकते हैं विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जो एक्ट्स इन स्टेट्स ने निकाले हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन लोगों ने जो एक्ट्स निकाले हैं जिसमें इसको परमिट किया है, उन्होंने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ किया है। तो ये पूरी पूरी उनके पावर के एम्बिट के अंदर है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर उनने ऐसा किया है, उनने ये माना है कि उनके कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है एंड इट शुड बी अलाउड, तो ये चलेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। और फिर यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो लेजिस्लेशन है जो इनको अलाउ करते हैं वो परफेक्टली वैलिड है, और ये गेम्स भी चल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द legislations that are made by the respective state governments. So this was all for these 2 months that you needed to study. इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एमपीसीजे आ चुका है, आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम आ चुका है। 14 जनवरी को इसकी डेट है जो होने वाला है प्रीस का। तो प्रिपरेशन करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीसीजे प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स, जिसके डिलीवरेबल्स आप यहाँ देख सकते हैं। हम पूरा आपको एमपीसीजे प्रीलिम पैटर्न पे प्रिपरेशन करवा के देंगे। उसके साथ आपको ई मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे लोकल लॉज के, जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट जो अभी नया ऐड हुआ है। उसके बाद 10 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे इसके लिए। टेलीग्राम चैनल्स आपके होंगे जिसपे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। 1-to-1 mentorship session with the mentors will be provided to you. Doubt clearing sessions, again a unique feature of this batch, and marathon classes and divisional tests are 2 again unique features of this particular course. इसी के साथ टेस्ट सीरीज, जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है उनको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, उनके लिए वी हैव आल्सो कम अप विद एमपीसीजे preliminary test series, जिसमें we will be providing you 10 plus mock test on MPCJ pre-pattern, dedicated TG channels again for you guys and revisional test. ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। टाइम कम है, प्रिपरेशन अच्छी करने की जरूरत है, तो इसलिए आप इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको जैसा लग रहा है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं, we have designed a test series for you. आप चाहते हैं हम आपकी पूरी full fledged preparation करा दें, crash course is the course for you. So that's all for today. I hope you guys like this lecture. पसंद आया हो तो guys please like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. Thank you so much.